Hey everyone, welcome to my channel Legal Logics. I hope you are doing well. दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। देखिए, मान लीजिए कोई वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कोई मेंटेनेंस से रिलेटेड केस फाइल करती है, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा और उसका क्या क्या प्रोविजंस हैं, वही हम सेक्शन 125 में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर कोई हस्बैंड, उसके पास सफिशिएंट मींस हैं, हैविंग द सफिशिएंट मींस, ही नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू मेंटेन। कोई पर्सन, कोई हस्बैंड जिसके पास सफिशिएंट मींस हैं, स्टिल वो नेग्लेक्ट करता है या रिफ्यूज करता है अपनी वाइफ को मेंटेन करने से, जो अनेबल है टू मेंटेन हरसेल्फ, जो खुद का ध्यान नहीं रख सकती, जिसके पास सफिशिएंट मींस नहीं है खुद का पालन पोषण करने के लिए, उसे वो नेग्लेक्ट करता है, या वो नेग्लेक्ट करता है हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड का। वो अपने किसी भी माइनर चाइल्ड को जो 18 साल से कम का है उसका ध्यान रखने से मना करता है, चाहे वो मैरिड है या मैरिड नहीं है, और वो अनेबल है खुद को मेंटेन करने में। नेक्स्ट, ही हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड, जो कि मैरिड डॉटर नहीं है और हु हैज अटेन्ड द मेजॉरिटी। देखिए, इसका क्लॉज बी कहता है कि लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड की, और इसमें बात करता है मेजॉरिटी की, यानी कोई भी लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट चाइल्ड है हु हैज अटेन्ड द मेजॉरिटी, बट वो फिजिकली और मेंटली डिसेबल है, जिसकी वजह से वो खुद का पालन पोषण नहीं कर सकता। तो इस केस में अगर वो पर्सन नेग्लेक्ट करता है ऐसे बच्चे को। नेक्स्ट, डी कहता है कि हिज फादर और मदर, या वो अपने ओल्ड पेरेंट्स को मेंटेन करने से मना करता है। तो इसमें देखिए, 4 कैटेगरी के पर्सन्स बताए गए हैं। एक बताई गई है उसकी वाइफ, एक बताई गया है उसका कोई भी लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट चाइल्ड जो माइनर है, और कोई भी लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड जो मेजर है, और उसके बूढ़े माँ बाप। तो अगर वो इन चारों को मेंटेन करने से मना करता है या वो इग्नोर करता है, तो उस केस में क्या होगा? A magistrate of the first class may, upon proof of such neglect or refusal, अगर उस कोई भी मैजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास है, अगर उसके पास प्रूफ है कि वो सच में नेग्लेक्ट कर रहा है वो पर्सन और रिफ्यूज कर रहा है जानकर, और कि वो इन पर्सन्स को मेंटेन नहीं करना चाहता, उस केस में उसके अगेंस्ट एक ऑर्डर पास किया जाता है कि वो एक मंथली अलाउंस देगा, मेंटेनेंस देगा अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को और अपने बूढ़े माँ बाप को। और रेट, जो भी मंथली रेट डिसाइड किया जाता है वो मैजिस्ट्रेट करते हैं, और फ्रॉम टाइम टू टाइम अदर डायरेक्शंस भी पेमेंट से रिलेटेड दे सकते हैं मैजिस्ट्रेट, अदर ऑर्डर्स भी दे सकते हैं। तो ये सब सेक्शन 1 था हमारा सेक्शन 125 का। तो नेक्स्ट देखिए, अब इसमें हम देखते हैं प्रोवाइजो दिए गए हैं। तो इसमें 3 प्रोवाइजो दिए गए हैं सबसेक्शन 1 के। तो देखिए, सबसे पहला प्रोवाइजो हमारा कहता है दैट द मजिस्ट्रेट में ऑर्डर द फादर ऑफ अ माइनर फीमेल चाइल्ड। अगर कोई माइनर फीमेल चाइल्ड है और अगर उसकी शादी हो चुकी है, उसने मेजॉरिटी अटेन नहीं की है और उसकी शादी हो चुकी है, बट उसका हस्बैंड जो है वो इनकैपेबल है उसे मेंटेन करने में, तो उस केस में उस फादर की ड्यूटी होती है कि वो अपनी माइनर फीमेल चाइल्ड को मेंटेन करेगा। ये प्रोवाइजो है, क्योंकि इसके सबसेक्शन बी हमने, सॉरी, क्लॉज बी में हमने ये चीज देखी थी कि कोई भी लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड है तो उसको अलाउंस फादर देगा। बट अगर कोई फीमेल चाइल्ड है और उसकी शादी हो चुकी है बट वो माइनर है, पर उसका हस्बैंड जो है, उस माइनर फीमेल चाइल्ड का हस्बैंड उसका ख्याल नहीं रख सकता, उस केस में भी फादर की ड्यूटी है कि वो उसे मेंटेन करेगा। लेकिन नेक्स्ट प्रोवाइजो कहता है कि मजिस्ट्रेट में ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग रिगार्डिंग मंथली अलाउंस, मान लीजिए कि कोई केस होता है मेंटेनेंस से रिलेटेड और वो अभी पेंडिंग है, तो उस केस में अगर कोई केस पेंडिंग है तो उतने टाइम जब तक वो केस पेंडिंग रहता है तब उसकी वाइफ, उसके बच्चों और उसके पेरेंट्स का क्या होगा, तब तक वो अपना पालन पोषण कैसे करेंगे। तो उस केस में क्या होता है, एक इंटरिम मेंटेनेंस का एक ऑर्डर पास किया जाता है। वाइफ जो है वो एक इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल करती है, उसके बाद एक मंथली अलाउंस फिक्स किया जाता है इंटरिम मेंटेनेंस के लिए। इंटरिम मतलब बीच का,
एक ऐसा ऑर्डर, जब एक फाइनल ऑर्डर नहीं आया तो एक इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर पास किया जाता है कि वो पर्सन अपनी वाइफ, अपने बच्चे और अपने माता पिता के लिए एक इंटरिम मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगा, और जो भी खर्चा इस प्रोसीडिंग में हुआ है वो वाइफ जो है वो खर्चा भी मांग सकती है अपने हस्बैंड से। नेक्स्ट प्रोवाइजो कहता है कि दैट एन एप्लीकेशन फॉर द मंथली अलाउंस, जो भी इंटरिम मेंटेनेंस के लिए जो मंथली अलाउंस के लिए एक एप्लीकेशन फाइल हुई है वो विद इन 60 डेज में उसको डिस्पोज ऑफ करना होगा मैजिस्ट्रेट को। वो विद इन 60 डेज, 60 दिनों के अंदर डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए। और वो 60 दिन कैसे काउंट होंगे कि मान लीजिए कि एक एप्लीकेशन एक वाइफ फाइल करती है और उसके बाद उस एप्लीकेशन का एक नोटिस सर्व किया जाता है हस्बैंड को, और जब इस हस्बैंड को नोटिस सर्व हो जाएगा उसके आने वाले 60 दिनों के अंदर इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, ऑर्डर फाइनल सुना दिया जाएगा। इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर नहीं, इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर। नेक्स्ट देखिए, इसमें अब जब हम इस चैप्टर को रीड करते हैं तो इसमें कई बार हम देखते हैं वर्ड माइनर यूज हो रहा है, वाइफ यूज हो रहा है। तो इसमें माइनर वर्ड का क्या डेफिनेशन है और वाइफ का क्या डेफिनेशन है, देखिए, मीन्स अ पर्सन हु अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन मेजोरिटी एक्ट, कोई भी पर्सन जो इंडियन मेजोरिटी एक्ट के अंडर जिसने मेजोरिटी अटेन नहीं की है वो माइनर है। कोई भी वाइफ जो कि डाइवोर्सी है, जिसे डाइवोर्स हो चुका है बट उसने दोबारा शादी नहीं की है, वो वाइफ जो है, यहाँ पे जितना भी वाइफ वर्ड यूज किया गया उसमें वाइफ का डेफिनेशन ये है, कोई भी डाइवोर्सी वाइफ जो कि जिसने दोबारा शादी नहीं की है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं हम इसका सबसेक्शन 2। तो देखिए सबसेक्शन 2 बात करता है एनी सच अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंस ऑफ प्रोसीडिंग शैल बी पेएबल फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। देखिए, कोई भी ऑर्डर कोई भी ऑर्डर जो कि मेंटेनेंस का है या इंटरिम मेंटेनेंस का है तो अलाउंस, वो अलाउंस उस दिन से ड्यू हो जाएगा जिस दिन से डेट ऑफ द ऑर्डर है, मतलब जिस दिन वो ऑर्डर पास होता है उसी दिन से वो अलाउंस मेंटेनेंस का, इंटरिम मेंटेनेंस का और वो प्रोसीडिंग के खर्चे उसी दिन से ड्यू हो जाएंगे। मान लीजिए कि 1 तारीख को एक ऑर्डर पास होता है, मेंटेनेंस का ऑर्डर, अलाउंस का ऑर्डर 1 तारीख को पास होता है और उसके अगले 3 महीने से हस्बैंड जो है वो मेंटेनेंस देना चालू करता है। तो ये जो 1 तारीख से लेकर 3 महीने के बीच का टाइम है, यहीं से उसका 1 तारीख से ही उसका अलाउंस ड्यू होता है कि उसे वो ड्यू पेमेंट भी करनी पड़ेगी। वो जो भी बीच का टाइम उसने छोड़कर अगले 3 महीनों से उसने मेंटेनेंस चालू का, ऐसा नहीं हो सकता। जिस दिन ऑर्डर पास होता है उसी दिन से पेमेंट ड्यू हो जाती है कि वो पेमेंट उसे उसी दिन से पे करनी है, अलाउंस उसी दिन से पे करना है। इसका सबसेक्शन 3 कहता है इफ एनी पर्सन सो ऑर्डर्ड फेल्स विदाउट सफिशिएंट कॉज टू कंप्लाई विद द ऑर्डर। अगर मान लीजिए किसी पर्सन के अगेंस्ट ऑर्डर पास हो गया है, कोई हस्बैंड है उसके अगेंस्ट ऑर्डर पास हो गया है और विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन वो फेल हो जाता है, इन ऑर्डर को फुलफिल नहीं कर पाता, ये वो ब्रीच कर देता है ऑर्डर को, वो करना नहीं चाहता अपनी इच्छा से, इन ऑर्डर को इग्नोर कर देता है, तो इस केस में क्या होता है कि इस पर एक पेनल्टी डाली जाती है, उसके अगेंस्ट वारंट भी इशू किया जा सकता है और उसे उसे जो है वो 1 महीने तक की सजा भी हो सकती है और उसे जितना जल्दी हो सके उसे पेमेंट करनी होगी। अगर वो जितनी जल्दी पेमेंट कर देता है तो उसे रिलीज कर दिया जाएगा और उसकी पेनल्टी को हटा दिया जाएगा, अदरवाइज उसे इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और उसे फाइन भी लग सकता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें 2 प्रोवाइजो दिए गए हैं। तो प्रोवाइजो फर्स्ट कहता है कि दैट नो वारंट शैल बी इशूड फॉर द रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट, क्योंकि हमने इसमें देखा था कि अगर कोई हस्बैंड फेल हो जाता है, ऑर्डर का ब्रीच कर देता है तो उसके अगेंस्ट वारंट इशू किया जा सकता है। अब इसमें प्रोवाइजो ये ऐड किया गया है कि मान लीजिए कि कोई कोई वाइफ है, उसे उसके फेवर में कोई ऑर्डर पास हो जाता है और अगले 1 साल तक उसका हस्बैंड उसे मेंटेनेंस नहीं देता और वो कोई इन 1 साल के अंदर जो है वो वाइफ कोई केस फाइल नहीं करती कि उसका हस्बैंड उसे मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, तो इस केस में क्या होगा कि अगर वो विद इन 1 ईयर केस फाइल नहीं करती कि उसका हस्बैंड उसे मेंटेनेंस नहीं दे रहा है ऑर्डर पास होने के बावजूद, तो उसके बाद जो है उसके पास कोई अधिकार नहीं रह जाता, उसके हस्बैंड के अगेंस्ट कोई रिकवरी के लिए वारंट इश्यू उसके अगेंस्ट नहीं होगा। अगर वो विद इन 1 ईयर कोई
एप्लीकेशन दायर कर देती है कि उसे अमाउंट नहीं दे रहा उसका हस्बैंड, तो उस केस में उसके हस्बैंड के अगेंस्ट रिकवरी ऑफ द अमाउंट के लिए वारंट इश्यू किया जा सकता है उसके हस्बैंड के अगेंस्ट। नेक्स्ट देखिए प्रोवाइजर, नेक्स्ट प्रोवाइजर कहता है कि दैट इफ सच पर्सन ऑफर्स टू मेंटेन हिज वाइफ, अब मान लीजिए कि उस पर्सन के उस हस्बैंड के अगेंस्ट एक वारंट इश्यू कर दिया जाता है, फिर वो हस्बैंड जो वो ये कहता है कि मैं अपनी वाइफ को मेंटेन करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, बट मेरी एक कंडीशन है कि वो मेरे साथ रहे, और उसके बाद उसकी वाइफ जो है वो रिफ्यूज कर देती है कि नहीं मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, और मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि जो वाइफ मना कर रही है उसके पास सफिशिएंट रीजन है, एक रीजनेबल कॉज है उसका कि हाँ कि वो उसने एक सही रीजन बताया है कि भाई मैं इस वजह से अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, तो इस केस में क्या होगा कि इस ऑफर को मजिस्ट्रेट कैंसिल कर सकते हैं और उसके बाद अपने ऑर्डर को पास कर सकते हैं, और वो ऑर्डर जो उस हस्बैंड को मानना होगा, उसकी कंडीशन वाले ऑफर को कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसका सबसेक्शन 4 कहता है कि नो वाइफ शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एन अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और द इंटरिम मेंटेनेंस एज द केस मे बी फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर दिस सेक्शन इफ शी इज लिविंग इन एडल्ट्री। अगर मान लीजिए कि कोई वाइफ एडल्ट्री में है या कोई वाइफ रिफ्यूज कर देती है अपने हस्बैंड के साथ रहने से, उसका हस्बैंड उसे ऑफर करता है कि अगर वो मेरे साथ रहती है तो मैं उसे मेंटेन करने के लिए रेडी हूँ, बट वो रिफ्यूज कर देती है और उसके पास सफिशिएंट रीजन नहीं है कि वो क्यों रिफ्यूज कर रही है, वो ऐसे ही रिफ्यूज कर देती है रहने से, या वो म्यूचुअल कंसेंट से अलग हुए हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, तो इन तीनों केसेस में जो है वाइफ मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल नहीं होती, उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। एक तो एडल्ट्री, दूसरा अगर वो विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन मना कर देती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती, कोई सफिशिएंट रीजन नहीं है उसके पास, और यह वो दोनों आपसी सहमति से अलग होकर रह रहे हैं, इन तीनों केसेस में जो है वो मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल नहीं होगी। इसका सबसेक्शन 5 कहता है ऑन प्रूफ दैट एनी वाइफ इन हुज फेवर एन ऑर्डर, और मान लीजिए कि ये 3 केसेस दिए गए, जो 3 कंडीशंस बताई गई हैं, एडल्ट्री और विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन और म्यूचुअल कंसेंट, अगर इन सभी चीजों के होने, इन सभी कंडीशंस के बावजूद उस वाइफ के फेवर में कोई केस कोई ऑर्डर पास कर दिया जाता है, तो बाद में मैजिस्ट्रेट इस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं, उनके पास ये पावर है कि अगर उन्हें बाद में ये पता चलता है, कोई ऐसा प्रूफ आता है कि वाइफ एडल्ट्री में है या कोई सफिशिएंट रीजन नहीं है कि वो अपने हस्बैंड के साथ वो ऐसे ही छोड़ के हस्बैंड को चली गई, फिर वो बाद में मेंटेनेंस मांग रही है, तो इस केस में क्या है कि मैजिस्ट्रेट उस ऑर्डर को, जो ऑर्डर उसके फेवर में किया गया था, उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। Thank you for watching this video. I hope this video will help you. Please do subscribe my channel and press the bell icon. Thank you so much.